नमस्कार दोस्तों, हिंदी के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे आशा है कि व्याकरण का ये जो निरंतर अभ्यास है ये आपको परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। पिछली बार हमने अलंकार के प्रश्न किए थे, उससे पहले भी हमने भिन्न भिन्न विषयों पर ठीक है ना आपके साथ यहाँ पर सेशन लिया है। और आज आपके लिए मिक्स मॉक टेस्ट पेपर है। और इस मॉक टेस्ट पेपर में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय हैं, मतलब पेपर में आप ये मान लीजिए कि आधा पेपर इन्हीं विषयों से आता है। और वो कौन कौन से होते हैं देखिए ज़रा। पर्यायवाची विलोम शब्द, संधि समास और कारक। कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, सभी को पता है कि ये जो आपके 3-4 विषय हैं 50% पेपर यहीं से आता है। बाकी आपके वाक्य, वाच्य, अलंकार वो सब तो चलते ही रहते हैं। चलिए तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपका बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए 30 प्रश्न, आज ध्यान रखिए 30 प्रश्न करने हैं हमें, और हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको पता चले आपका एक्यूरेसी रेट क्या है। आज मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अभी पिछले कुछ दिनों में हमारी स्टूडेंट से बात हुई थी, कुछ स्टूडेंट से, और उनसे बात करने के बाद हमें पता चला कि होता क्या है कि स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन या जल्दबाजी के कारण आंसर बिल्कुल सही सोच रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये है, लेकिन वहाँ पे टिक करते करते वो कोई डिफरेंट ऑप्शन जो है वो टिक कर देते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही मतलब कि इतना कौन ही कर सकता है, इतना मतलब रिस्पॉन्सिबल पेपर होता है और उसमें आप ऐसी सिली मिस्टेक नहीं कर सकते। हो जाती है ऐसी मिस्टेक। तो यहाँ पर ये बात मैंने भी आपको केवल और केवल इसलिए बताई कि हाँ वहाँ पे स्पीड चाहिए होती है, एक्यूरेसी चाहिए होती है, लेकिन उसका आपको अभ्यास करना है। अब जैसे यहाँ पे 30 प्रश्न हैं, यहीं पर आप अभ्यास कीजिए कि आपने बिल्कुल मतलब सही उत्तर सोचा है, और फिर यहाँ पे कमेंट में लिखिएगा ज़रूर कि दिस ऑप्शन, जिससे आपको पता चले कि आपका जो दिमाग है और हाथ हैं दोनों बिल्कुल समन्वय में चल रहे हैं, ठीक है ना। और ये मजाक वाली बात नहीं है, ये बहुत ही सीरियस बात है। आपकी मेहनत व्यर्थ ना जाए ये उसके लिए है। तो चलिए फिर प्रश्न जो है प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पर्यायवाची से कि निर्वाण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सखा, प्रवचन, समर या मोक्ष। अब निर्वाण, ठीक है ना, जैसे कहते हैं कि सेवा निवृत्ति, निवृत्ति मतलब होता है मुक्त कर देना, तो निर्वाण वहीं से ही निकला है शब्द। तो यहाँ पे सखा मतलब होता है मित्र, प्रवचन जो आप मतलब अच्छे अच्छे वो वचन किसी को सुनाते हैं, समर मतलब होता है युद्ध, लेकिन मोक्ष, मोक्ष का मतलब ही मुक्ति ही होता है। तो इसीलिए निर्वाण का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो आएगा आपका मोक्ष। आई होप ये वाला उत्तर आपने देख लिया होगा, अब अच्छे से समझ भी लिया होगा। कोशिश ये करिए कि जो पर्यायवाची विलोम है, अब उनकी लिस्ट तो इतनी लंबी है, और उस लिस्ट को ठीक है ना, आपको कोई ऐसा नहीं कह रहा कि पूरी लिस्ट याद करिए, लेकिन क्या है कि जितने ज़्यादा आप अभ्यास प्रश्न करेंगे, ठीक है ना, हिंदी व्याकरण आपको उतनी ही सरल लगती रहेगी। और मुझे तो लगता है कि बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरेटिवली ठीक है ना सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके हिंदी में ही आ सकते हैं सबसे आसानी से। चलिए अगला प्रश्न, नाहर का पर्यायवाची शब्द क्या है? और याद रखिए ये नहर नहीं है, नाहर है, क्योंकि यहाँ पे सरिता भी है। सरिता का मतलब होता है नदी, और नदी यहाँ पे पहले से ही है, तो स्टूडेंट्स नाहर को ठीक है ना नदी के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन नाहर का सही पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शेर। ये है इसका सही पर्यायवाची। बाकी शेर के अन्य पर्यायवाची आपको पता है, केसरी, ठीक है ना, और आपका वैसे तो व्याघ्र जो है वो बाघ के लिए यूज होता है, लेकिन जैसे ये जो लिखा हुआ है ये बाघ का तत्सम रूप होता है, लेकिन कभी कभी व्याघ्र शेर के लिए भी यूज हो जाता है, ठीक है ना। तो शेर, सिंह, केसरी, मृगराज ये सारे के सारे आपके शेर के ही पर्यायवाची हैं। आगे देखिए, निंदा का पर्यायवाची क्या है? स्तुति, अपस्मार, बरखुरदार या कुत्सा। अब क्या है कि यहाँ पर कुछ नए नए शब्द भी हैं, तो बाय चांस अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो भी जाता है तो चिंता मत कीजिए, यहाँ पर आपका शब्द भंडार बढ़ ही रहा है, ठीक है ना। और अगर ये चीज़ें ना आपको एकदम से याद ना हो तो एटलीस्ट क्या होगा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपकी आंखों के सामने से गुजरा है वो एक बार क्वेश्चन, तो आपको चीज़ें आप लिंक कर पाएंगे, ये भी एक चीज़ होती है, ठीक है ना। क्योंकि इतना सारा याद करना आप करते हैं, इतना सारा याद, ये भी मैं जानती हूँ, लेकिन आंखों के सामने से एक बार क्वेश्चन निकले तो वो भी आपके लिए लाभदायक अवश्य सिद्ध होगा। तो निंदा, निंदा तो होता है कि नेगेटिव वे में आप किसी की बुराई कर रहे हैं, लेकिन स्तुति का मतलब क्या होता है? ये तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो गया कि आप किसी की वंदना कर रहे हैं, किसी की पूजा कर रहे हैं, किसी की तारीफ कर रहे हैं, किसी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर स्तुति इसका पर्यायवाची नहीं है, और बाकी बरखुरदार, अपस्मार कुछ नहीं। यहाँ पे निंदा का पर्यायवाची शब्द है कुत्सा। तो याद रखिए ये एक नया शब्द है आपके लिए, ठीक है ना, निंदा के पर्यायवाची रूप में इसे याद रखिएगा। आगे देखिए, पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है?
मुद्रा, व्यापक, अवनी या सुधा। और आप सभी को पता है कि अब जैसे कि मुद्रा, मुद्रा क्या होता है, जैसे कोई भी करेंसी या फिर वैसे करके, या कोई अंक, चिन्ह, चिन्ह आप कह सकते हैं कि मुद्रा लगा दी है, यानी कि कोई चिन्ह लगा दिया है। उसी प्रकार व्यापक, व्यापक मतलब होता है जो हर जगह फैला हुआ हो, जो विस्तृत हो। और अवनी, अवनी का जैसे विलोम होता है अंबर, अवनी मतलब होता है धरती। और सुधा, सुधा का मतलब होता है आपका अमृत। अब आपको यह देखना है कि पीयूष किस अर्थ में होता है। तो याद रखिए, पीयूष का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो है सुधा। करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका डी ऑप्शन। आगे देख, ओ सॉरी, यहां पर इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं कि यहां पे बदलाव कर देते हैं। ये लीजिए, यहां पे इसका जो सही अर्थ है वो बेसिकली सुधा है, डी ऑप्शन। आगे देखिए, भंवरे का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। यहां पर ये ध्यान में रखिएगा, जो नहीं शब्द दिया गया है, जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत मत पढ़ लीजिएगा। वैसे हर बार मैं आपको बताती ही हूं, बट स्टिल एक बार और रिवाइज। भौरे का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। मधुकर, मधुप, अम्बुद या भ्रमर। अब भ्रमर तो इसका प्रॉपर वाला तत्सम शब्द है ही है भौरे का। बाकी मधुप, मधुप शब्द कैसे बनता है, मधु जमा प, यानी कि मधु पीने वाला। और मधु मतलब कि जो फूलों का रस होता है, तो ये भी आपका भंवरे का पर्यायवाची है। और मधुकर भी, तो मधुकर, मधुप या भ्रमर तीनों ही आपके भंवरे के पर्यायवाची है, लेकिन अम्बुद नहीं, क्योंकि अम्बुद किन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अंबु जमा द। अंबु का अर्थ होता है जल, नीर, पानी, और द मतलब देने वाला, तो जल देने वाला। तो ये आपका जलद का ही पर्यायवाची है, जिसका अर्थ होता है बादल। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, बादल, कमल, धरती, इन सब के पर्यायवाची आते ही रहते हैं। आगे देखिए, मृगधर, मृगधर का पर्यायवाची क्या होगा। अब यहां पर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, क्यों, क्योंकि मृगधर किन दो शब्दों से मिलकर बना है, मृग जमा धर। अब आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि शब्दों को जोड़कर ही आप सही अर्थ तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसा सदैव संभव नहीं है। अब मृग मतलब होता है हिरण, धर मतलब होता है धारण करना, यानी कि हिरण को धारण करने वाला। अब इसका जो सही मतलब उत्तर है वो सिंह या मयूर नहीं है, वो है आपका चंद्रमा। चंद्रमा होता है मृगधर का पर्यायवाची। अब हो सकता है कि उसकी सुंदरता से संबंधित हो ये, ठीक है ना। आगे देखिए, भुजंग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। फिर वही, अब ऐसे प्रश्नों से क्या होता है कि आपको तीन तीन पर्यायवाची तो पता चल ही रहे हैं ना, तो उससे आपको और नए शब्द पता चल रहे हैं। तो देखिए, भुजंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, व्याल, गरुड़, सर्प या पन्नग। तो ध्यान से देखिए, व्याल, गरुड़, सर्प या पन्नग। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है, जैसे सर्प और गरुड़, ये तो एक दूसरे के मतलब जैसे कहते हैं ना घोर शत्रु है, तो ये तो मतलब आंसर इन दोनों में से ही एक होगा। अब ये भी चीज आप कर सकते हैं, अगर आपको भुजंग का अर्थ नहीं पता, व्याल का, चलिए भुजंग का एक बार को पता भी हो कि चंदन विश्व व्याप्त नहीं, लिपटे रहित भुजंग, उसका अर्थ आपको फिर भी पता हो, लेकिन अगर आपको व्याल या पन्नग का अर्थ नहीं भी पता, तब भी आपको इतना तो पता है ना कि गरुड़ और सर्प ये दोनों एक नहीं है, बिल्कुल भिन्न है और बिल्कुल आसान है समझने। तो यहां पर आपका सही शब्द आएगा गरुड़। गरुड़ एक महापक्षी था, ठीक है ना, खगेश, खगों के ईश, पक्षियों के ईश। लेकिन भुजंग का अर्थ होता है सांप, सर्प, व्याल या फिर पन्नग। आगे देखिए, पराग का पर्यायवाची कौन सा होगा। पराग, सुकुमार, भारती, फूल या सुगंध। अब जैसे पराग, मुझे लगता है कि शायद से एडवर्टीजमेंट में भी काफी सुना होगा आपने। तो पराग का अर्थ बेसिकली क्या होता है, अब जैसे सुकुमार, सुकुमार तो मतलब बहुत ही अच्छे, जैसे छोटा सा राजकुमार, ठीक है ना, कि बहुत ही जैसे कहते हैं अभी कि जैसे 12-13 साल का कोई बच्चा हो, उसे कहा जाता है। फिर आपका भारती, जैसे कि सरस्वती माता जी के लिए इस नाम का प्रयोग होता है। फूल सबको पता ही है, लेकिन सुगंध, पराग का जो सही पर्यायवाची होता है वो होता है आपका सुगंध, तो इसे याद रखिएगा। फिर दुर्दांत, दुर्दांत का विलोम शब्द क्या होगा। और ये अब विलोम शब्द का प्रश्न है ये, ठीक है ना, लगातार पर्यायवाची के आते जा रहे थे, तो चकमा मत खा जाइएगा। अब आपने आई गेस न्यूज में काफी सुना होगा, दुर्दांत अवस्था में लाया गया था या इस प्रकार से। तो दुर्दांत का जो सही विलोम शब्द होगा, अब यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, सुकांत, शांत, पर्यांत और क्रूर। तो यहाँ पे दो शब्द तो बिल्कुल इससे मिलते जुलते हैं और अधिकतर स्टूडेंट्स को लगता है कि यही इसका विलोम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
दुर्दांत का जो सही विलोम शब्द है वो है आपका शांत। ठीक है, दुर, ठीक है ना, दुर्दांत और शांत ये परस्पर विलोम शब्द हैं आपके। और पर्यायवाची विलोम का आखिरी प्रश्न है, दृढ़ का विलोम शब्द क्या होगा? दृढ़, दृढ़ मतलब होता है जैसे कि जो बहुत ही पक्का हो, जो टूटे ना, जो हिले ना। अब हिलने की तो बात खैर अलग है, लेकिन टूटे ना, तो दृढ़ वो होता है कि जैसे दृढ़ संकल्प किया है। लेकिन उसका विलोम शब्द क्या होगा? जो खंडित हो सकता है, जो टूट सकता है, जो विचलित हो सकता है बेसिकली। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा विचलित, कि जो अडिग नहीं है, जो टूट सकता है, हिल सकता है, इधर उधर जा सकता है, विचलित हो सकता है मार्ग से, लेकिन दृढ़ होता है बिल्कुल पक्का, बिल्कुल एक ही जगह पर, ठीक है ना, चलते जाना। तो इसीलिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं मैम अधीर क्यों नहीं होगा? तो अधीर का मतलब होता है जिसमें धैर्य ना हो, ठीक है ना। तो वो दृढ़ का ऐसा विलोम शब्द इतना सही नहीं है, विचलित यहाँ पर आपका ज्यादा सही उत्तर है। आगे देखिए, अब समास संधि उपसर्ग के प्रश्नों पर आ जाते हैं। तो पहला प्रश्न, मानवोचित। मानवोचित में कौन सा समास है? और समास में फिर वही रूल, हमेशा के लिए याद रखिए कि समास में आपको दो शब्दों की पहचान करनी है, दो शब्दों का संबंध बताना है, सही समास आपके सामने अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन से दो शब्द हैं? मानव और उचित। अब मानव और उचित में आप क्या संबंध बनाएंगे? और यहाँ पर आप एक और चीज ध्यान में रखिएगा, जो दिए गए विकल्प है उन्हें ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दिए गए विकल्पों से ही कभी कभी आपको आंसर जल्दी पता चल जाता है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या अधिकरण। तो इसका मतलब तो यही है कि ये कोई मतलब कारक चिन्ह तो आएगा ही आएगा। अब कौन सा कारक चिन्ह आएगा वो हमें देखना है। मानव ने उचित, मानव को उचित, या मानव के लिए उचित। यहाँ पे के लिए ही सबसे ज्यादा फिट बैठता है कि जो मानवोचित कार्य हो, कि मानव के लिए उचित कार्य हो। तो ऐसे आप बना के देखिए। तो यहाँ पे के लिए, और के लिए किसकी विभक्ति है? संप्रदान कारक की। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन, संप्रदान तत्पुरुष समास। आगे देखिए, वर्षा जमा ऋतु में कौन सी संधि होगी? अब यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे संधि का प्रश्न है वहां पे आपको शब्दों से कुछ नहीं लेना देना, आपको केवल और केवल इतना देखना है शब्द का जो पहला शब्द है उसकी एंडिंग कहां पर हुई है और दूसरे शब्द की स्टार्टिंग कहां पर हुई है। तब वर्षा, वर्षा कहां पर खत्म हुआ है? आ पर। और ऋतु कहां से प्रारंभ हुआ है? री स्वर पर। और आपको अगर अच्छे से याद हो, री स्वर दो संधियों में ही सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है। कौन सी? एक होती है आपकी गुण स्वर संधि और एक होती है आपकी यण स्वर संधि। तो यहां पर आपको एटलीस्ट एक चीज मिल गई है। खैर, जब तक मैं आपको आंसर बता रही हूं ये भी ध्यान रखिएगा कि इन दोनों की संधि क्या होगी। अपने एंड पर लिखकर देखिए, अपने एंड पर लिखकर देखिए कि इन दोनों को शब्दों को जब मिलाएंगे तो इनकी संधि बनेगी क्या, नया शब्द क्या बनेगा। तो अब देखिए, खैर आ और री। अब यहां पे क्या होता है कि जब अ या आ के साथ, ठीक है ना, री का स्वर मिलता है तो वो क्या बन जाता है? अर। और ये आपका किस संधि में होता है? गुण स्वर संधि में, बी ऑप्शन। लेकिन अब यण स्वर संधि में क्या था? यहां पे क्या था? री स्वर बाद में था और केवल अ या आ के साथ मिलता था। परंतु यण संधि में क्या होता है? री का स्वर पहले आता है, मतलब पहला शब्द री पे खत्म होगा और दूसरा जो है वो आपका कोई भी स्वर हो, यानी कि री के साथ आपका कोई भी अन्य स्वर जुड़े तो आपका बन जाता है र। ये होती है आपकी यण संधि। तो बस इन दोनों में अंतर करना समझ जाइएगा। आगे देखिए, और हाँ, यहां पर एक चीज तो भूल ही गए कि वर्षा और ऋतु, इन दोनों को जोड़ने से शब्द बनेगा क्या? वर्षर्तु। इस प्रकार से ये बनेगा आपका शब्द, जैसे वर्षर्तु की री का र बन गया आधा और वो त के ऊपर आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये शब्द बनेगा। आगे देखिए, किस शब्द में उपसर्ग, संधि और समास तीनों उपस्थित हैं? चलिए अब आपको ये देखना है कि कोई इन चारों में से कौन सा एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी है, समास भी है और संधि भी है। तो जैसे सबसे पहला शब्द यथा शीघ्र। अब ये यथा शीघ्र कैसे बना है? यथा जमा शीघ्र। अब यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं आया, ना तो शब्द में कोई परिवर्तन आया है, ना ही जो अलग अलग हमने खंड किए थे उनमें कोई परिवर्तन आया है। तो इसीलिए यहाँ पे संधि तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ये ऑप्शन गया आपका। मनोयोग। मनोयोग अब क्या है? मनः जमा योग।
अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे विसर्ग संधि भी है और यहाँ पे समास भी होगा, लेकिन उपसर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि मन अपने आप में मूल शब्द है, योग अपने आप में मूल शब्द है, और ये दो शब्द मिला के यौगिक शब्द बना है, इसमें कोई आपका उपसर्ग नहीं है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये भी आपका गलत ऑप्शन हो गया। लेकिन निर्बल, अब आ जाइए निर्बल पर। निर्बल में क्या है आपका, निहि जमा बल, संधि हो गई, फिर समास बिना बल के, ये आपका हो गया अव्ययी भाव समास, और यहाँ पे उपसर्ग भी है आपका कौन सा, निरुपसर्ग, निर्जमा बल। तो यही ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग, संधि और समास तीनों के तीनों हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका सी ऑप्शन। और नमस्ते, नमस्ते में केवल और केवल संधि है, नमः जमा ते, ना इसमें समास है और ना ही इसमें कोई उपसर्ग है। तो नमः जमा ते नमस्ते, विसर्ग संधि आएगी यहाँ पर, ना कोई समास और ना ही कोई उपसर्ग। आगे देखिए, अब बृहस्पति में कौन सी संधि है? और अगर आपने थोड़े थोड़े नियम याद करे हों, जो मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ, तो ये 2 सेकंड का काम है बृहस्पति। अब एक शब्द तो पति है ही है, लेकिन यहाँ पे आधा स आया है, तो यहाँ पे श श स काफी बार, मतलब हमेशा नहीं लेकिन काफी बार 90% जब भी श श स आधे या डबल आए तो आपकी विसर्ग संधि होती है। तो यहां पर भी आपका वही होगा, ब्रीहि जमा पति, तो यहां पे आपकी विसर्ग संधि आएगी। करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन। आगे देखिए, किस शब्द में संधि और समास दोनों हैं? फिर वैसा ही प्रश्न कि किस शब्द में संधि और समास दोनों हैं। तो पहला शब्द नरभक्षी, अर्थात नर का भक्षण करने वाला, तो ये हुआ आपका संबंध तत्पुरुष समास, लेकिन इसमें संधि नहीं है, क्योंकि नर बिल्कुल अलग शब्द हो गया, भक्षी अलग हो गया, परिवर्तन कोई नहीं आया। और संधि की पहली और आखिरी शर्त क्या है? परिवर्तन। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया आपका। फिर कर्म योग, जो सबसे सिंपल है, कर्म जमा योग, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आया, संधि नहीं आई, तो ऑप्शन गलत। हाथों हाथ, हाथ और हाथ कि हाथ ही हाथ में, लेकिन संधि कोई नहीं है। आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे ओ की मात्रा अलग से है, लेकिन यहाँ पे हाथ जमा हाथ नहीं लिख सकते आप, ये हाथों हाथ वैसे ही अपने आप में कोई शब्द है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर भी संधि नहीं है। तो सही उत्तर जाने अनजाने में आपका बी ऑप्शन ही होगा, अनादि। और वैसे भी यहाँ पर देखिए, अनादि में आपका अन जमा आदि, ये हो गई आपकी संधि, व्यंजन संधि। और आपका समास कौन सा हो गया? जिसका कोई आदि ना हो, प्रारंभ ना हो, और ये आपका कौन सा है? नए तत्पुरुष समास। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन ही आएगा। आगे देखिए, कृत प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? आपको याद होगा कृत और तद्धित प्रत्यय। जिनको नहीं पता मैं एक बार फिर रिवाइज कर देती हूं, जिनको पता है वो तब तक आंसर देखिए। कृत प्रत्यय वो वाले शब्द होते हैं जो क्रिया के साथ प्रत्यय जुड़े। जब क्रिया शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ता है वो आपका कृत प्रत्यय कहलाता है। और तद्धित प्रत्यय कौन सा होता है? जब प्रत्यय आपका संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़े, तो ये आपके कृत और तद्धित प्रत्यय होते हैं। अब आइए चारों शब्दों पर। शर्मीला, इसमें मूल शब्द क्या है? शर्म। भड़कीला, इसमें मूल शब्द क्या है? भड़क। रसीला, इसमें मूल शब्द क्या है? रस। और चमकीला, इसमें मूल शब्द क्या है? चमक। और सभी में ईला प्रत्यय था, ठीक है ना, ईला प्रत्यय था सभी में। अब देखिए, शर्म कौन सा शब्द है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है? तो शर्म ये आपकी क्रिया नहीं होगी। जैसे आपको लगता है कि वो शर्मा गई तो ये आप क्रिया में छांट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। शर्म एक भाव है, भाववाचक संज्ञा, ये एक भाव है, एक अवस्था है, शर्माने की अवस्था। फिर भड़क, ये आपकी क्रिया है। रस, रस जो है ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। और चमक, ये भी आपकी भाववाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि आप चमक को महसूस करते हैं, टच नहीं कर सकते, वो कोई मूर्त चीज नहीं है जिसे आप टच कर सके। तो यहां पर इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन आएगा, भड़कीला, क्योंकि वो क्रिया से प्रत्यय जुड़कर बना है। आगे देखिए, री स्वर के किसी अन्य स्वर के मेल से क्या बनता है? ये आई गेस अभी पीछे ही मैंने आपको बताया था, री वाला ही नियम बताया था मैंने बार बार। तो री स्वर के साथ किसी अन्य स्वर के मेल से क्या बनता है बताइए। और इसे आप लिख कर देखिए ऐसे,
री जमा कोई भी अन्य स्वर। तो यह आपका सदैव और सदैव क्या बनेगा? सी ऑप्शन, र। और इसका जैसे उदाहरण पित्राज्ञा, जैसे कि कैसे बनता है? पितृ जमा आज्ञा। अब यहां पे पितृ जो है वो री स्वर पे खत्म हुआ था, आज्ञा आ से प्रारंभ हुआ था। उसी प्रकार जैसे है मात्राज्ञा। मात्राज्ञा कैसे बनता है? मातृ जमा आज्ञा। मातृ, जैसे कहते हैं ना मातृभूमि, मातृभाषा, तो मातृ जमा आज्ञा। तो ये आपके दो बहुत अच्छे उदाहरण हैं यण स्वर संधि के। आगे देखिए, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? बार बार मैंने आपको कहा ये जो पद प्रधान वाली बात है ना, ये अच्छे से समास में याद कर लीजिए। और क्या होता है? जैसे अव्ययी भाव समास, इसमें क्या होता है? इसमें केवल और केवल पूर्व पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और आपका आखिरी बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद अप्रधान होते हैं। लेकिन जो आपका कर्मधारय होता है, द्विगु होता है और आपका तत्पुरुष, तीनों के तीनों जो आपके समास हैं, तीनों में आपका उत्तर पद प्रधान होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा बी ऑप्शन। कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, तीनों में आपका उत्तर पद प्रधान, याद रखिएगा। आगे देखिए, पार्थक्य में कौन सा प्रत्यय है? अब प्रत्यय छांटने में बहुत समस्या होती है, और खासकर ऐसे शब्द में, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर आपको मूल शब्द नहीं मिलता। अब पार्थक्य में कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई यहाँ पे पृथा जो है वो आपका मूल शब्द आएगा, कुछ को लगता है यहाँ पे जैसे कहते हैं पृथ्वी, ये आपका मूल शब्द आएगा। लेकिन पार्थक्य में जो आपका सही मूल शब्द है वो है पृथक। पृथक मतलब क्या होता है? पृथक मतलब होता है सबसे अलग हो जाना, कि वो हम सबसे पृथक हो गया। पृथक मतलब कि अलग हो जाना। अब यहाँ पे पार्थक्य क्या है? पृथक की भाववाचक संज्ञा। और दूसरी चीज, यहाँ पे प्रत्यय कौन सा आएगा? अब बोलकर एक बार देखिए, पार्थक्य, क्य। अब यहाँ पे अ बीच में नहीं है, ये लास्ट में जो क्य है यहाँ पे अ तो मिसिंग है, तो इसीलिए आपका प्रत्यय अय नहीं हो सकता, य होगा, क्योंकि पृथक जमा य, पृथक जमा य पार्थक्य। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। तो ध्यान रखिए, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आगे अब संधि समास उपसर्ग का आखिरी प्रश्न, फिर हम कारक के प्रश्नों पर चलेंगे। सिर्फ 10 प्रश्न कारक के और बचे हैं। तो कुशलता पूर्वक में कौन सा समास है? ध्यान से देखिएगा। और आपको मैं बता दूं, अगर आपको पता हो कि ये शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है, तो मुझे लगता है 2 सेकंड नहीं लगेंगे आपको सही उत्तर पहचानने में। तो कुशलता पूर्वक अर्थात कुशलता के साथ, तो यहां पर आपका कौन सा समास आएगा? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो मैं आपको बता दूं, कुशलता पूर्वक एक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कि जैसे मैंने यह कार्य कुशलता पूर्वक संपन्न किया। कैसे संपन्न किया? कुशलता पूर्वक, कुशलता के साथ। तो समास विग्रह आपको पता चल गया। और ये जहां पर भी आपका क्रिया विशेषण आ जाए वो हमेशा और हमेशा आपका अव्ययी भाव समास ही रहेगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन। आगे देखिए, अब आपके कारक के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। अंतिम 10 प्रश्न जल्दी से कर लीजिए जरा। अब मुझसे सहा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा कारक है? अब ध्यान रखिए, हमेशा ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कि आपको क्या कहते हैं कि जो है अंडरलाइन करके शब्द दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा अंडरलाइन किया ही हो, आपको सिंपल वाक्य दे दिया जाएगा। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि गलती से अगर उस वाक्य में एक से ज्यादा कारक हैं तो आप कौन सा कारक चुनते हैं, प्रमुख कारक किसको मानते हैं आप। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 10 प्रश्न है कारक के। अब मुझसे सहा नहीं जाता, सबसे पहली बात ये आपकी अकर्मक क्रिया है, तो यहां पे कर्म कारक होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मुझसे यानी कि अब मेरे द्वारा सहा नहीं जाता, तो किसके द्वारा, ठीक है ना, सहने की जो क्रिया है वो किसके द्वारा हो रही है? मेरे द्वारा। तो यहां पे आपका करण कारक जो है वो सही उत्तर होगा। करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन। आगे देखिए, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। अब मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, अब यहां पर स्टूडेंट्स को लगता है कि जैसे मैं तुमसे, पीछे हमने से के लिए करण तत्पुरुष लगाया था, तो यहां पे भी हो सकता है। लेकिन मैं तुम्हारे द्वारा टेलीफोन पर बात करूंगा, तुम्हारे द्वारा
ऐसा नहीं हो सकता। टेलीफोन पर बात करने के लिए तुम माध्यम नहीं हो, तो यहाँ पे आपका करण कारक नहीं आएगा। सीधे से स्पष्ट है, टेलीफोन पर बात करूंगा, तो यहाँ पे पर जो है उसके कारण यहाँ पर आपका अधिकरण कारक आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है। अब यहां पर कौन सा कारक आएगा? तो कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है, अर्थात घंटी को बजा रहा है, तो यहां पर को विभक्ति आने के कारण कर्म कारक आएगा। ठीक है ना। और कारक में आपको मतलब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर अंडरलाइन नहीं भी किया हुआ है तब भी आप आसानी से छांट सकते हैं। आगे देखिए, सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चलाती है। रेखांकित में कौन सा है? अब यहां पे रेखांकित बेसिकली ये है गरीबों। गरीबों में आपका कौन सा कारक है? तब सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चलाती है। कर्म तत्पुरुष, संबंध कारक, तत्पुरुष कह दिया क्योंकि कारक हमेशा तत्पुरुष से ही जुड़ा होता है। संप्रदान कारक या अधिकरण कारक? अब अधिकरण तो नहीं है क्योंकि में या पर नहीं है। संप्रदान नहीं है, क्यों नहीं है यहां पर आपको ये देखना है, क्योंकि अब संबंध कारक, संबंध कारक भी आपको लग सकता है कि भाई के है, लेकिन गरीबों के वास्ते, अब मैं तुम्हारे वास्ते आया हूं, इसका मतलब है मैं तुम्हारे लिए आया हूं। तो सरकार भी गरीबों के लिए कई योजना चलाती है, तो के लिए यहां पर प्रमुख है, तो यहां पर आपका संप्रदान कारक आएगा, सी ऑप्शन। और आई गेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे क्वेश्चन, लेकिन आएंगे जरूर। कारक से प्रश्न आना अवश्य है, ये गारंटी है। आगे देखिए, उस जगह एक महत्वपूर्ण सभा होगी। अब यहां पर उस जगह एक महत्वपूर्ण सभा होगी। अब यहां पे कोई कारक चिन्ह आपको नहीं दिया गया, ये आपको छांटना है कि क्या चीज आप इसमें से निकाल सकते हैं। उस जगह, ये आपको याद होगा मैंने बताया था, जब भी स्थान आ जाए तो अधिकतर, अधिकतर आपका, ठीक है ना, पर विभक्ति आती है। और जब भी आपका समय आ जाए तो वहां पर अधिकतर आपकी में विभक्ति आती है। जैसे कि मैं अगले वर्ष जाऊंगा, अर्थात अगले वर्ष में जाऊंगा, समय था वो, लेकिन यहां उस जगह एक महत्वपूर्ण सभा होगी, तो ये आता है आपका कि उस जगह पर एक महत्वपूर्ण सभा होगी, कि उस स्थान पर, तो यहां पे पर विभक्ति छिपी हुई थी। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आएगा आपका अधिकरण कारक। इस चीज का ध्यान रखना है। अब केवल और केवल 5 प्रश्न बचे हैं, जल्दी से कर लीजिए। अब ओहो, 4 प्रश्न अब आपके शब्द युग्म से हैं। कारक के प्रश्न तो हो चुके, लेकिन अब शब्द युग्म, ये आपका पर्यायवाची विलोम में ही आ जाता है, लेकिन आपको इसका अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। जैसे कि शब्द युग्म की कौन सी जोड़ी सही है। अब जैसे न्याय अन्याय, धरा पृथ्वी, अचल अचला, मान अपमान। अब आपको लग रहा होगा कि भाई जैसे न्याय अन्याय ये विलोम शब्द हैं, मान अपमान विलोम शब्द हैं, अब धरा और पृथ्वी ये तो विलोम नहीं है ना, ये तो आपके प्रॉपर क्या है, पर्यायवाची। और अचल अचला ये भी क्या है आपके, पर्यायवाची तो नहीं, अचल मतलब होता है पर्वत, अचला मतलब धरती। अब यहां पर इस पैटर्न पर तो मतलब आपका उत्तर सही नहीं आएगा। दूसरा देखते हैं। अब यहां पर शब्द युग्म बेसिकली क्या होता है, श्रुति संभिन्नार्थक, जो देखने में तो मतलब बोलने में एक जैसे लगे लेकिन उनका अर्थ भिन्न हो। अब जैसे अचल अचला, कभी कभी हम आ की मात्रा को उतना स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाते, तो वहां पे गलती हो जाती है। तो यहां पे सबसे सही उत्तर आपका सी ऑप्शन था, अचल अचला। ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आएगा। आगे देखिए, नियत और नियत। अब ये आपका प्रॉपर वाला शब्द युग्म है, जिसे बोलने में अधिकतर बिल्कुल सेम सा लगता है। नियत और नियत, इसका सही अर्थ युग्म क्या है? अब आपको अर्थ बताना है। एक में न में है छोटी की मात्रा, एक न में है बड़ी की मात्रा। तो एक तो हम कहते हैं ना तुम्हारी अच्छी नीयत नहीं लग रही है, तो वो नियत होता है, और एक होता है नियत, ठीक है ना, कि अपने नियत समय पर। तो यहां पे आपका जैसे कि अपने नियत समय पर आ जाना, कि जो समय निश्चित है, जो फिक्स है। अब जैसे नियति, नियति मतलब क्या होता है, भाग्य। तो इन्हीं से संबंधित एक और शब्द है आपका नियति। नियति का मतलब होता है भाग्य, जो निश्चित होता है जैसे कि। तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन यहां पर अब क्या आएगा, सी ऑप्शन, निश्चित और इरादा। ये आपका यहां पर सही उत्तर था। आगे देखिए, सुधी और सुधी। अब यहां पर भी बोलने में एक जैसा लगता है, लेकिन अर्थ भिन्न है। एक ध को है छोटी की मात्रा और एक ध को है बड़ी की मात्रा। तो सुधी और सुधी। अब यहां पर भी ध्यान रखिएगा, ये एक तरह से आप शब्दों के अर्थ ही याद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सुधी और सुधी,
सुधी मतलब होता है जैसे कि कभी कभी तो अपने दोस्तों की सुधी ले लिया करो, मतलब कभी तो उन्हें याद कर लिया करो। और ये सुधी होता है कि जैसे वहां उन गुरु के साथ बहुत ही सुधी व्यक्ति आ रहे हैं। सुधी मतलब होता है बहुत ही बुद्धिमान। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन, याद करना और बुद्धिमान। और अंतिम दो प्रश्न भी देख लीजिए फटाफट से। निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए तो देखिए आपके पास अब चार यहां पर ऑप्शन है, संबंध, सन्नद्ध, निर्लज और विहित। अब चारों बिल्कुल ही भिन्न भिन्न से लग रहे हैं। अब निषिद्ध, निषिद्ध मतलब क्या होता है? जिसे रोका गया हो। रोका गया हो या मना किया गया हो। तो निषिद्ध कि यहां जाना निषिद्ध है या निषेध है। जैसे हम कहते हैं ना यह बात निषिद्ध है, मतलब इस पर रोक है। लेकिन इसका ऑपोजिट क्या होगा कि ये हाँ अलाउड है। तो विहित, ये इसका आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा, क्योंकि निर्लज्ज मतलब तो होता है जिसमें कोई शर्म नहीं है, लज्जा नहीं है। सन्नद्ध मतलब होता है उसके पास या उसमें लीन, ठीक है ना। और संबंध मतलब होता है किसी के साथ रिलेशन। और अंतिम प्रश्न अब आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं कि एकल का सही विलोम शब्द क्या होगा? विकल, बहुल, सकल या चपल। तो ये आपको अब स्वयं से छांटना है कि एकल का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो जरा कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखकर जरूर आ जाइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। बेल बटन भी दबाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर इसी के साथ ये वाला सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपने वैल्यूएबल सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि आप किस प्रकार के और टॉपिक्स पर डिस्कशन चाहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, अगले हफ्ते हमने सोचा है कि साहित्य का हम पटवारी मतलब सेशन में लेक्चर लेंगे। तो अगर साहित्य से संबंधित जानकारी आपको चाहिए तो अगले हफ्ते का लेक्चर देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।